Hi everyone, let us study chemistry. Today we will discuss about solutions of solids in liquids and solution of gases in liquids. इसमें पीछे मैंने एक एग्जाम्पल डिस्कस करवाया था जिसमें हम कैम्फर एज अ सॉलिड ले रहे थे किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर. सबसे पहले अभी हम इसमें सॉल्युबिलिटी डिस्कस करते हैं. वी नो अगर हमारे पास ये कोई भी लिक्विड है जिसको हम एज अ सॉल्वेंट कंसीडर कर रहे हैं और इसके अंदर हम कोई सॉलिड सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, वी कीप ऑन डिसॉल्विंग द सोल्यूट. एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहां पे जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो जाता है. व्हाट डज दिस सैचुरेशन मीन्स? दिस सैचुरेशन सिंपली मीन्स कि जब जो सोल्यूट है वो डिसोल्व होना बंद हो जाए और डिसोल्व होना बंद हो जाए और वापस से जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो प्योर फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएं. और जो प्योर फॉर्म में आना स्टार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. और जो सोल्यूट है इफ दैट कीप्स ऑन डिसॉल्विंग, if that keeps on dissolving, इसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन. इसको हम क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन. और जो वापस से जो सॉलिड सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाता है एक स्टेज के बाद उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन. सो नो मोर सोल्यूट डिसॉल्व्स because the rate of dissolution becomes equal to rate of crystallization when the solution becomes saturated. तो जो भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है नॉर्मली जब भी हम सॉल्यूट के अंदर सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो ये क्या बनता है? सॉल्यूशन. ये क्या बनेगा? सॉल्यूशन. और जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है व्हेन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ डिसोल्यूशन. अब तो हम सॉल्युबिलिटी को यहाँ पे ये भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solid at a particular temperature that can be dissolved in liquid. That can be dissolved in liquid to form a saturated solution. It will define the solubility. It will define the solubility. Now let us discuss about the factors affecting solubility of solid in a liquid. Solubility of solid in a liquid. देखो इसके अंदर हमारे पास मेनली दो तरह के फैक्टर्स होते हैं. सबसे पहला जो होता है दैट इज नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. और जो सेकंड पैरामीटर होता है हमारे पास दैट इज टेम्परेचर. दैट इज टेम्परेचर. तो जो नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट है हमें सब एक बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी होती है लाइक डिसॉल्व्स लाइक. लाइक डिसॉल्व्स लाइक. इसके अंदर क्या होता है, अगर हमारे पास पोलर सोल्यूट है
if we have polar solute that will dissolve in polar solvent much better in comparison to non-polar solvent. And non-polar solute dissolves in non-polar solvent much better in comparison to polar solvent. ऐसा किस लिए होता है? सपोज हमारे पास कोई आयनिक सॉलिड है, इसमें हम NaCl को कंसीडर करते हैं और इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, जो NaCl है आयनिक सॉलिड मींस इट विल ब्रेक इनटू आयंस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। और जो वाटर है दैट इज ऑल्सो पोलर सॉल्वेंट, तो जो Na पॉजिटिव आयंस जो हैं ये क्या करेंगे, they will be surrounded by the negative end of the polar solvent and we can express this as this will be positive and this will be negative, so we can express this like in form of charges. So जो Na पॉजिटिव आयंस है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके नेगेटिव डाइपोल की तरफ से इस तरीके से एक हाइड्रेशन स्फीयर बना लेगा। और ऐसे ही जो हमारे पास Cl नेगेटिव है, जो नेगेटिव जो हमारे पास एनायन है इलेक्ट्रोलाइट का, वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव साइड से इंटरेक्ट करेगा। और ये होता है ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कि जो ऑपोजिट चार्ज जो डाइपोल्स होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। और इस तरीके से यहाँ पे देखो हमारे पास एक ये हाइड्रेशन स्फीयर बना है और दूसरा ये बना है, जहाँ पे अब आप देखोगे जो हमारे Na पॉजिटिव आयन और जो Cl नेगेटिव आयन, जो आयनिक सॉलिड जो सोल्यूट जो था हमारे पास, वो अब कंप्लीटली सेपरेट आउट हो गए। अब यहाँ पे आप देखोगे Na पॉजिटिव भी फ्री नहीं है और Cl नेगेटिव भी फ्री नहीं है, तो यानी कि ये कंप्लीटली सॉल्युबल हो गई। तो जो भी हमारे पास आयनिक सॉलिड्स होते हैं, आप देखोगे यहाँ पे NaCl इज मोर सोल्यूबल इन वाटर इन कंपैरिजन टू, अगर यहीं पे हम NaCl का जो सॉल्यूशन है NaCl की बजाय अगर यहीं पे हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं इन वाटर, तो ये कंपैरेटिवली लेस सोल्यूबल होगा in comparison to NaCl, in comparison to NaCl, because sugar is covalent and NaCl is ionic. So solubility does depends on these parameters whether we are taking a polar solute in polar solvent or non-polar solvent. तो अब इसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे भाई, देखो जब हम ये एक डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है सॉल्युबिलिटी की ही इन टर्म्स ऑफ लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। तो जब भी आप देखोगे जो भी आयनिक सॉलिड होता है लाइक NaCl, इट विल ब्रेक इनटू टू आयंस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो जब भी हम इनको सेपरेट आउट करते हैं दो डिफरेंट आयंस के अंदर, तो क्या होगा, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। और ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी या फिर लैटिस एंथैल्पी। अब सिमिलर तरीके से आपने वहां पे देखा कि हाइड्रेशन स्फीयर बन रहा है। आप देखोगे यहाँ पे
ये क्या बन रहा है, हाइड्रेशन स्फीयर बन रहा था यहाँ पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो जब भी हाइड्रेशन स्फीयर बनता है तो एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड एंड दिस एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। और अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस डिसोल्व हो रहा है और वी कैन से सॉल्युबिलिटी उसकी ग्रेटर है, देन ऑलवेज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी। और ये कब होता है, इफ ए सब्सटेंस डिसोल्व्स, इफ ए सब्सटेंस डिसोल्व्स, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस सॉल्युबल है, तो जो भी हमने फर्स्ट पैरामीटर डिस्कस किया था, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो इसके अंदर क्या होता है, अगर हम पोलर सॉल्वेंट लेते हैं और पोलर सोल्यूट लेते हैं तो इन पैरामीटर से हम उसकी सॉल्युबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ हम सेकंड पैरामीटर को एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड पैरामीटर था हमारे पास टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर को हम दो तीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हायर टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज, हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं, बट सॉल्युबिलिटी डज वेरीज विद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्या होता है, हम तीन पैरामीटर्स हैं जैसे सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सोल्यूट पे डिपेंड करता है। कुछ एक ऐसे सोल्यूट होते हैं, solute whose solubility increases with rise in temperature। कुछ एक ऐसे होते हैं जिनकी solubility क्या होती है, decreases with rise in temperature। और कुछ एक ऐसे होते हैं जिनकी solubility does not increase or decrease continuously। does not increase or decrease continuously। तो अब इसमें देखो सबसे पहले क्या होता है, हम फर्स्ट पैरामीटर को ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसे सोल्यूट जिनकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। अब इसके अंदर देखो जैसे कि NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, NaCl एंड KCl, ऑल दीज आर आयनिक सॉलिड्स। ये किस कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं, जब भी हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो ये सॉल्यूशन फॉर्म होता है। अब ऐसे कुछ एक ऐसे सोल्यूट होते हैं विच आर अकम्पनीड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, और कुछ एक ऐसे सोल्यूट्स होते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जो सॉल्यूशन होता है दैट इज अकम्पनीड बाय द रिलीज ऑफ हीट। तो जो फर्स्ट क्लास है इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, और जो सेकेंड क्लास है इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो जो भी ऐसे सोल्यूट्स होते हैं विच आर अकम्पनीड बाय एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और वी कैन से अकम्पनीड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ली चैटलियस प्रिंसिपल होता है एक, जो क्या बताता है हमको, इक्विलिब्रियम डायरेक्शन को, इक्विलिब्रियम डायरेक्शन को, कि जब भी हम टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो जो हमारे पास NaNO3, NaCl और ये भी जो भी एग्जांपल्स हैं, ऐसे सोल्यूट जब भी सॉल्यूशन बनाते हैं, जब भी हम उनको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो दे आर ऑलवेज अकम्पनीड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। और अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है
तो जब भी हम ऐसे केसेस में जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑलवेज फेवर्स द डायरेक्शन where endothermic reaction occurs, where endothermic reaction occurs। तो जो ये केस है, जो फर्स्ट केस, इसके अंदर आप देखोगे एंडोथर्मिक डायरेक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंडोथर्मिक डायरेक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी कि जब आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्म होगा, और सॉल्यूशन फॉर्म होगा यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है ऐसे केसेस में जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है। और जो ये सेकंड केस मैंने एक्सप्लेन किया है, ये भाई जो सेकंड क्लास है जहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है विद राइज इन टेम्परेचर, बिकॉज these kind of reactions are accompanied by release of heat। और रिलीज ऑफ हीट जो है ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। और एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में ऐसे केसेस में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम ऑलवेज शिफ्ट्स इन एंडोथर्मिक, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। यहाँ पे आप देखोगे ये कौन सी रिएक्शन होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। और जब आप इधर बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ अगर आप इसमें देखोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि जो हमारी रिएक्शन है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट की तरफ जाएगी, हमारे सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब आते हैं जो ये सेकंड क्लास के अंदर जो एग्जांपल्स आते हैं, भाई इसके अंदर नॉर्मली हम डिस्कस कर सकते हैं सीरियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट टाइप एग्जांपल्स होते हैं। Ce2SO4 थ्राइस, और इसके अंदर Na2CO3 वाटर। ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं ये सेकंड कैटेगरी में लाई करते हैं। अब इसके अंदर हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, ऐसी सब्सटेंसेस जिनकी सॉल्युबिलिटी ना तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करती है और ना ही कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करती है। इसके अंदर नॉर्मली हमारे पास या तो हाइड्रेटेड सोल्ट्स होते हैं, जैसे कि जो कैल्शियम क्लोराइड है, तो इसके जो हाइड्रेटेड सोल्ट्स होते हैं उनकी हाइड्रेशन वेरी करती है, जो अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं इसके साथ। तो जितने भी इस तरीके से या फिर ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल जो हैं वो एनहाइड्रस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये थर्ड कैटेगरी में लाई करते हैं। इनकी सोल्युबिलिटी ना तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करती है और ना ही कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करती है विद राइज इन टेम्परेचर। और या फिर जैसे अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसके अंदर एक जो हमने हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल लिया है सोडियम सल्फेट का, वो एनहाइड्रस में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब भी ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं नॉर्मली इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, और ये जिस टेम्परेचर पे हो रहे होते हैं उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। और नॉर्मली ये जो रिएक्शन है ये 32.4 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स होती है। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, इज द टेम्परेचर एट विच वन फॉर्म ऑफ सब्सटेंस चेंजेस इनटू अनदर फॉर्म। जैसे आप यहाँ पे देखोगे हाइड्रेटेड फॉर्म जो है वो एनहाइड्रस में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे हम एक साइड सोल्युबिलिटी को प्लॉट कर रहे हैं और एक साइड टेम्परेचर को। तो कुछ एक जैसे NO3 जो फर्स्ट क्लास जो था उनमें क्या हो रहा है, सोल्युबिलिटी जो है वो राइज कर रही है विद टेम्परेचर। जो सेकंड क्लास था इनके अंदर क्या है, सोल्युबिलिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, जो भी सीरियम सल्फेट का केस था। अब जो थर्ड क्लास जो है इसमें ना तो ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करती है और ना ही कॉन्टिन्यूसली क्या होती है, डिक्रीज करती है।
तो यहाँ पे अगर हम जो सॉल्युबिलिटी है उसको टेम्परेचर के साथ करेंगे, तो जैसे Na2SO4 हम इस केस को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीज देखो आप, ये पहले इंक्रीज करेगी और फिर ये डिक्रीज करेगी। तो जो फर्स्ट जो है ये तो है हाइड्रेटेड के लिए Na2SO4 10 वाटर, और जो सेकंड कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है ये कर रहा है एनहाइड्रस को, ठीक है। ऐसे ही जो कैल्शियम जो सॉल्ट्स हैं, यहाँ पे आप देखोगे हमने 3 सॉल्ट्स लिए हैं, तो ये क्या होंगे, ये भी फ्रैक्शंस में इंक्रीज और डिक्रीज करता है, और बट कैल्शियम के केस में नॉर्मली ये इंक्रीज ही कर रहा होता है। तो जो हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जिसके साथ अटैच्ड है उसके केस में ऐसा रहेगा, फिर सेकेंड और फिर ये थर्ड। तो ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज तो कर रहा है, बट अलग अलग जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनके केस में इंक्रीज की वेरिएशन कंटिन्यू नहीं रहेगी, वो फ्रैक्शंस में रहेगी। तो ये हमारे पास था सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। क्या होगा, जो गैसेस हैं जब लिक्विड्स में उसके सॉल्यूशन का हम इफेक्ट डिस्कस करेंगे, देन हियर प्रेशर विल हैव इफेक्ट, pressure will have effect on the solubility। अब देखो जितने भी dissolved gases हैं, aquatic life is possible because of solution of gases in liquids, because इसके अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन है that is a gas which is acting as a solute and that is water soluble, and due to presence of oxygen in water marine species exist। इसके बाद जो solubility of gas है उसको हम 2 पैरामीटर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो मोलैरिटी एंड सेकंड मोल फ्रैक्शन, अब देखो इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से कंसीडर करते हैं। सपोज ये कोई कंटेनर है और इसके अंदर हम सॉल्यूशन लेट करते हैं दैट दिस इज द सॉल्यूशन। अब इसी के ऊपर सोल्यूट पार्टिकल्स हैं जिनको हम गैसियस नेचर का अज्यूम कर रहे हैं, और वहां पे टेम्परेचर T है और प्रेशर क्या है P, और इसको हमने एक पिस्टन से कंट्रोल किया हुआ है। अब सिमिलर तरीके से सेम कंटेनर के ऊपर हम जो सॉल्यूशन पार्टिकल्स हैं और जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं। जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर हम क्या करते हैं, प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं। तो जो सेकंड केस है इसके अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर जो सोल्यूबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, सोल्यूबिलिटी विल इंक्रीज ड्यू टू ग्रेटर प्रेशर, सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्रेटर प्रेशर implies greater solubility, अब जैसे जैसे हम क्या करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे जैसे जैसे क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, जो सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं जो सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं वो क्या होंगे, दे कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड दैट इज व्हाई सॉल्युबिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब इसके बाद जैसे हमने सॉलिड सोल्यूट के केस में फैक्टर्स डिस्कस किए थे सॉल्युबिलिटी के, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो अगर हम गैसियस सोल्यूट ले रहे हैं
वहां पे हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सो सबसे पहले जैसे वहां पे नेचर ऑफ गैस हमने डिस्कस किया था, नेचर ऑफ सॉलिड सोल्यूट, यहाँ पे हम नेचर ऑफ गैस हम सोल्यूट का जो है वो डिस्कस करेंगे या एंड सॉल्वेंट। अब इसके अंदर क्या होगा देखो, सिमिलर तरीके से लाइक डिसोल्व्स लाइक, अगर कोई पोलर गैस होगी तो वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल होगी इन कंपैरिजन टू नॉन पोलर गैस। अब जैसे देखो वाटर के अंदर ये गैसेस सोल्यूबल तो होते हैं O2 N2 H2, सिमिलरली ये गैसेस हैं HCl, अमोनिया एंड CO2, लेकिन वाटर के अंदर क्या है, ये वाले जो गैसेस हैं ये मोर सोल्यूबल हैं और ये क्या है, लेस सोल्यूबल। इसका रीजन क्या है, these are polar and these gases are non-polar. So due to like dissolves like property, these will be more soluble. इसके बाद सेकेंड फैक्टर है that is temperature. नॉर्मल केसेस में क्या है, जो सोल्यूबिलिटी है, जब सॉलिड सोल्यूट का हम डिस्कस कर रहे थे वहां पे टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही थी, वहां पे हमने 3 केसेस डिस्कस किए थे, इंक्रीज भी कर रही थी, डिक्रीज भी, और कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रही थी। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी विद राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास सोल्यूट है these are gases and as the temperature increases these gases can be expelled out from solution and as the solute particles decreases from the solution solubility decreases। इसकी एक और explanation ये है कि जब भी हम इसका solution बनाते हैं तो ये एक exothermic process है और लीच एटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो, और बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है दैट मीन्स हमारी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसके बाद इसके अंदर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और इसको हम हेनरीज लॉ भी कहते हैं। अब जैसे देखो जो सॉलिड सोल्यूट के केस में क्या था, वहां पे रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, क्योंकि यहाँ पे गैस एज ए सोल्यूट है तो यहाँ पे हम रेट ऑफ इवेपोरेशन डिस्कस करेंगे। अब हेनरीज लॉ क्या स्टेट करता है कि जो भी हम गैस ले रहे हैं डिसॉल्व्ड गैस, उसका मास हम m लेट कर रहे हैं। सो हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर P एट फिक्स्ड टेम्परेचर, एट फिक्स्ड टेम्परेचर, और इसको हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू Kp, where K is the constant of proportionality, K is the constant of proportionality। अब जितना मास किसी भी गैस का डिसॉल्व होगा उतनी ही ज्यादा सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, तो हम यहाँ से ये कोरिलेट कर सकते हैं दैट सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट फिक्स्ड टेम्परेचर, एट फिक्स्ड टेम्परेचर। और सोल्युबिलिटी को हम क्या कर रहे हैं, फॉर अ कंपोनेंट ए हम मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट फिक्स्ड टेम्परेचर, और वी कैन से दैट एक्स काई ए इज इक्वल टू Kp, मोल फ्रैक्शन को हम काई से डिनोट करते हैं। अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है तो हम किसी एक सोल्यूट को कंसीडर करेंगे,
और उस एक सोल्यूट के लिए उस पर्टिकुलर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा, और जो प्रेशर होगा उसको हम क्या लेंगे, पार्शियल प्रेशर। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर दैट अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट जो मोल फ्रैक्शन है दैट विल बिकम्स इक्वल टू के इंटू पी ए, वेयर पी ए इज द पार्शियल प्रेशर, और यहाँ से जो पार्शियल प्रेशर है दैट विल बिकम्स इक्वल टू 1 बाई के इंटू मोल फ्रैक्शन, एंड इट विल बिकम्स इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। और ये है मोल फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्युबिलिटी। मोल फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अभी, सॉल्युबिलिटी। और यहाँ पे जो के एच है दैट इज हेनरीज कांस्टेंट। व्हाट इज के एच, दैट इज हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। व्हाट डज दैट मीन, सबसे पहले देखो यहाँ पे जो के एच की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती, तो यहाँ से जो हेनरीज कांस्टेंट है उसकी जो यूनिट आएगी दैट विल बी द यूनिट ऑफ प्रेशर। और जो प्रेशर की यूनिट होती है नॉर्मली बार और एटमॉस्फेयर में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम जो हेनरीज लॉ इक्वेशन आई है हमारे पास उसको हम, ये थी हमारे पास पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, इसको अगर हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इंटरसेप्ट है नहीं। सो इफ वी प्लॉट हियर प्रेशर अगेंस्ट सॉल्युबिलिटी तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा विद जीरो इंटरसेप्ट, और यहाँ पे जो स्लोप जो होगा दैट विल बिकम्स इक्वल टू द हेनरीज कांस्टेंट, दैट विल बिकम्स इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट। इसके अलावा हम कोई जैसे इसमें हेनरीज कांस्टेंट के 2-3 एग्जांपल मैं बता रही हूँ डिफरेंट टेम्परेचर्स। सो O2 जो है ऑक्सीजन गैस, इसकी 293 केल्विन पे इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 34 आती है, 303 पे इसकी वैल्यू 46 आती है अप्रोक्सीमेट। सिमिलर तरीके से जो N2 है, N2 के केस में जो हेनरीज कांस्टेंट है 293 पे इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 76 आती है, एंड 303 केल्विन पे जो इसकी वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 88 आती है। सो हम यहाँ से क्या कोरिलेट कर सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है। और हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स आप यहाँ से देखोगे ना कि जो हेनरीज कांस्टेंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। आप इस चीज से कोरिलेट कर सकते हैं, जो हेनरीज कांस्टेंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। सो जैसे जैसे हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीज करेगा सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, प्लस जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। सो यहाँ से हेनरीज कांस्टेंट को लेके कुछ एक पॉइंट्स हैं दैट इट इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। Henry's constant is the function of nature of gas. Also, Henry's constant is inversely proportional to the solubility. Greater Henry constant value implies less solubility. ठीक है, अब इसके कुछ एक लिमिटेशंस हैं जो हेनरीज लॉ है। सबसे पहले तो ये कि जो गैस जो है दैट शुड बिहेव एज एन आइडियल गैस। जो भी हम सोल्यूट ले रहे हैं शुड बिहेव एज एन आइडियल गैस, बट ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, नो गैस इज परफेक्टली आइडियल। सेकेंड जो लिमिटेशन थी, जो भी हम
सोल्यूट ले रहे हैं, जो भी गैस मॉलिक्यूल हम कंसीडर कर रहे हैं, they should not undergo any kind of association or dissociation in the solution. Should not undergo any kind of association or dissociation. अब जैसे इसके अंदर हम एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल है हमारे पास, अगर वाटर में हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये क्या बन जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है दैट विल गिव्स अस आयंस, अमोनियम आयन एज वेल एज हाइड्रोक्साइड आयन। Similarly, if we are dissolving HCl gas in water, it will form aquated HCl, which then dissociates and gives two different ions, H positive and Cl negative. ठीक है, तो ये कुछ एक लिमिटेशंस थे हेनरीज लॉ के। अब इसके बाद हम इसके इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं वो डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो इसके इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज इन द कार्बोनेटेड बेवरेजेस। जो भी हम सोडा बोटल्स, कोल्ड ड्रिंक और ये सब यूज करते हैं, इनके अंदर क्या होता है, जो CO2 है दैट इज स्टोर्ड एट हाई प्रेशर। एट हाई प्रेशर जो CO2 की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ग्रेटर होती है, और जैसे ही हम बोतल को ओपन करते हैं, ऑन ओपनिंग द बोतल, जो प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर डिक्रीज होने से जो CO2 जो है उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी एंड CO2 विल बी एक्सपेल्ड आउट, एंड CO2 विल बी एक्सपेल्ड। ठीक है, इसकी सेकेंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज एट हाई एल्टीट्यूड्स। हाई एल्टीट्यूड्स के अंदर क्या होता है, पीपल नॉर्मली फील सिक। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू डिक्रीज्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, प्रेशर क्या होता जाता है, कम होता है, और जैसे प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर डिक्रीज हो जाएगी, और सॉल्युबिलिटी जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, बीमार जैसे फील करेंगे। ठीक है, अब इसकी एक लास्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वैसे तो और भी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं लेकिन मैं यहाँ पे 2-3 ही डिस्कस कर रही हूँ। इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। अगर आप लोगों के पास कोई और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। देखो, जैसे जैसे लंग्स के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है एज सून एज एयर एंटर्स इन आवर लंग्स। सो एज एयर एंटर्स लंग्स, इससे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इंक्रीजेस। और जैसे पार्शियल प्रेशर O2 का इंक्रीज होगा तो जो ऑक्सीजन है वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा और क्या फॉर्म कर लेगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या करेगा, इट विल रिलीजेस O2, और जो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज करेगा दैट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सेल्स। that will be utilized for the functioning of cells। तो भाई ये आपका लास्ट इसके अंदर जो हेनरीज लॉ के
एप्लीकेशंस थी। अब इसके बाद इस पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। जब हम लास्ट में एनसीईआरटी क्वेश्चंस और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल वगैरह जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो हम डिस्कस करेंगे, बट फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। इसके अंदर है, इफ नाइट्रोजन इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? In 1 liter of water. अब इसके अंदर हमें गिवन क्या क्या है, एक तो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गिवन है, दैट इज 0.987 बार, और दूसरा हमको हेनरीज कांस्टेंट गिवन है, दैट इज 76.48 किलो बार एट 293 केल्विन। देखो अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, जो पार्शियल प्रेशर जो है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, दैट इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ से जो सॉल्युबिलिटी है मोल फ्रैक्शन, उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय हेनरीज कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे जो A जो है वो सोल्यूट है एंड दैट इज N2, तो फॉर N2 इट विल बिकम्स इक्वल टू solubility of N2 will becomes equal to partial pressure of N2 divided by Henry's constant। और ये जो वैल्यूज हैं ये क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 है दैट इज 0.987 और जो हेनरीज कांस्टेंट है दैट इज 76.48, लेकिन ये क्या है किलो बार के अंदर गिवन है, तो इसको हम बार में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये चीज हो जाएगी 0.987, और जब हम इसको बार के अंदर कन्वर्ट करेंगे हेनरीज जो कांस्टेंट है, तो ये चीज क्या हो जाएगी 7648 इंटू 10 आ जाएगा, क्योंकि जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज सोल्व करने पे आ जाएगी 1.29 इंटू 10 टू पावर -5। अब देखो ये हमारे पास आ गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट N2। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसको निकालेंगे। देखो जब भी हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, क्योंकि ये देखो ये पूछा गया है इन 1 लीटर ऑफ वाटर, इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो जब भी हम मोल फ्रैक्शन की यहाँ पे बात करेंगे तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब ये चीज ऑलरेडी हम पहले प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि जो 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं दे आर 55.5। सेकेंड थिंग, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो N2 हैं दे आर वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, because water is the solvent and N2 dissolves to very less extent in water due to non-polar nature, so that is why हम यहाँ पे जो N2 जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या बच जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, और ये इसकी कंप्लीट वैल्यू हमारे पास क्या है 1.29 इंटू 10 टू पावर -5। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 क्या हो जाएगा 1.29 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू 55.5, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 71.59 इंटू 10 टू पावर -5 मोल्स, और यही चीज अगर इसको हमें निकालना है मिली मोल्स ना, तो ये क्या हो जाएगा 0.716 मिलीमोल्स। तो इस तरीके से हम हेनरीज लॉ के जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, और भी काफी सारे हैं वो हम जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे।